बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 5 का छात्र था। हमारी क्लास में राजेंद्र मास्टर जी बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते इसी बीच में पीछे बैठा था मेरा दोस्त नूर मोहम्मद ने मेरे कान में कुछ कहने की कोशिश की। वो कुछ कहना ही चाह रहा था कि राजेंद्र सर का ध्यान हमारी तरफ आ जाता है और उनका पढ़ाई से ध्यान जो था वो भंग हो जाता है। इसी बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं, माहिम ये तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था। दरअसल मेरे समझ में ही नहीं आया कि उसने मेरे कान में क्या कहा, तो मैंने यही बोला मुझे नहीं पता इसने क्या बोला। तो उन्होंने उसको गुस्से में उसका गर्वान पकड़ा और ऐसे ऊपर को उठा लिया और ऊपर उठाकर बोले क्या बोल रहा था। उसने जो कुछ बहाना लिया सो लिया, लेकिन मास्टर जी ने इतना जुर्म करने पर जो पीटा है नूर मोहम्मद को, थप्पड़ों से, घूसों से, लातों से, यानी कि उठाकर भी उसको पटक दिए। तब कहीं जाकर मास्टर जी को सुकून मिला और नूर मोहम्मद ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। असल में ये जो बातें थी उन दिनों एक आम बातें हुआ करती थी। बड़े जो होते थे वो छोटे को किसी न किसी बात पर यानी कि बेवजह भी पीट दिया करते थे। बराबर से निकले तो थप्पड़ मारकर निकल गए। उन दिनों पीटने वाला भी खुश होता था और पीटने वाला भी खुश रहता था। तो सोचता था पीटने वाला कि आज कम मार पड़ी है, ज्यादा भी पड़ सकती थी। पीटने वाला इसलिए खुश हो जाता था कि चलो हाथ साफ हो गए। तो चाहे वो मास्टर जी हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो चाचा ताऊ माँ बाप कोई भी हो, ये दौर अब पूरी तरह से बदल चुका है। आज का जो दौर है, इस मोबाइल के इस युग ने रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल कर रख दिए हैं। ना तो किसी को स्कूल में पीट सकते हैं, ना ही किसी को समझा सकते हैं। यदि आपने समझाने की कोशिश की तो समझ लेना रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक माँ अपने बच्चे को समझाने की बार बार कोशिश करती है और रिश्ते कुछ इस तरह से बिगड़ जाते हैं कि एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दूसरी जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरे और तीसरी जिंदगी जो है, जिसने अपने आंखों के सामने ये होता हुआ देखा था, वो शायद इस दृश्य को कभी जिंदगी भर भुला पाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं माहिम अंसारी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जिला लखनऊ का एक पीजीआई कोतवाली है। इसी पीजीआई कोतवाली का एक इलाका है यमुनापुरम। दरअसल यमुनापुरम इलाके से 7 जून की रात लगभग 9 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति थाने में यानी कि कोतवाली में फोन करता है और कहता है कि साहब, हमारी जो कॉलोनी है पंचम खेड़ा स्थित यमुनापुरम, यहाँ पर एक मकान के अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि मोहल्ले में रुकना मुश्किल हो रहा है, आप आकर देख लीजिए। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आकर देखती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो अंदर से दरवाजा खुल नहीं रहा था। बार बार आवाज लगाई जाती है, कहा जाता है हम पुलिस हैं, दरवाजा खोल दो, नहीं तो हम इस दरवाजे को तोड़ देंगे। कुल मिलाकर वो दरवाजा खुल जाता है। एक 9 साल की लड़की, एक 16 साल का लड़का, जो कि दोनों आपस में सगे भाई बहन हैं। दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही पुलिस ने अलग अलग कमरों में जाकर ताका झाकी करने की कोशिश की, ये पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुर्गंध, ये बदबू कहां से आ रही है, तो पता चलता है कि एक कमरे के अंदर महिला की लाश पड़ी हुई थी और लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसमें बेहिसाब दुर्गंध जो आ रही थी। उन बच्चों से पूछा जाता है ये दुर्गंध जो आ रही है ये कौन है ये महिला, तो दोनों बच्चे कहते हैं यानी कि 16 साल का लड़का और 9 साल की लड़की कि ये हमारी माँ है। तुम्हारी माँ है तो तुमने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? इनके साथ ऐसा क्या हुआ? जब पुलिस लगातार सवाल पर सवाल कर रही है तो दोनों बच्चे एक जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने फिर पूछा कि आखिरकार तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? तो जो लड़का है जिसका उम्र 16 साल है, जो कि कक्षा 8वीं में पढ़ता है, उस लड़के ने कहा यहाँ पर जो बिजली के मैकेनिक आते हैं, उस मैकेनिक ने मेरी माँ को गोली मारकर हत्या कर दी है। इतना सुनते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है और उस मैकेनिक के तरफ दौड़ने लगती है। उस मैकेनिक को जब पकड़ने की कोशिश करती है, उससे पूछा जाता है तो मैकेनिक कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो रोने धोने लगता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको पकड़कर थाने लेकर जाती है और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन उससे कोई भी जो सच था सामने नहीं आता।
फिर उस बच्चों से यानी कि दोनों भाई बहन से पूछा जाता है कि ये आखिरकार ये कब से बदबू आ रहा है, ये कब मरे हैं। तब ये लड़का छूटते बोलता है, मेरी माँ कल मर गई थी और आज बदबू आ रही है। बस यही जो बात थी, वो लड़का इसी बात पर घिर जाता है, जबकि कोई भी व्यक्ति चाहे गर्मी कितनी भी हो 24 घंटे के अंदर लाश कभी सड़ नहीं सकती। उसको देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लाश थी कई दिन पुरानी बताई जा रही थी। बेटी से पूछा जाता है तो बेटी वही जवाब दे रही थी जो भैया जवाब दे रहा था। अब दोनों से अलग अलग जब बात की जाती है, अलग अलग बात करने में बहन टूट जाती है और बहन टूटती है, जो कुछ सच्चाई बताती है। तब पुलिस फिर से उसके भाई के पास जाती है और जाकर कहती है, तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बता दिया है, इसलिए हम पुलिसिया तरीके से अगर पूछेंगे तो शायद तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जो भी सच है उस सच को सच बता दो, इसलिए तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। इसके बाद जो लड़का बोलता है, जो बताता है, ये बात न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश में कहें या पूरे देश में कहें या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कौन सा संस्थान है जिसने इस खबर को कवर नहीं किया। जब इस खबर के बारे में जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो लोग सन्न रह जाते हैं। खास करके वो लोग सन्न रह जाते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बने या कुछ करें। यहाँ इस घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, माँ है, बेटा, बेटी और जो पति है जिसका नाम नवीन सिंह है, जो कि आर्मी में जेसीओ के पद पे तैनात हैं और फिलहाल जो तैनाती है उनकी पश्चिमी बंगाल के आसनसोल इलाका है, वहां पर तैनाती थी। वो भी लगातार अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कई दिनों से लगातार उन्होंने, बताया जाता है 4 या 5 दिनों में लगातार 2000 बार ट्राई किया अपनी ही पत्नी से बातचीत करने के लिए, लेकिन पत्नी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तुरंत ही ये सूचना उनके इस पदस्थ जहां पर उनकी आसनसोल में तैनाती थी, वहां पर सूचना दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है। तो वो भी दौड़ते हुए यहाँ तक चले आते हैं। और इसके बाद जो लड़का जो सच बताता है, जो पुलिस को बताता है, वाकई हैरान करने वाली बात थी। दरअसल वो कहता है कि 3 जून को वो अपनी माँ के साथ बाजार गया हुआ था। माँ ने पहले बिजली का बिल जमा करने की कोशिश की, फिर दवाइयाँ दिलवाई और दवाइयों के साथ साथ माँ ने कुछ किताबें दिलवाई थी जो कि उसका कोर्स था। और वो माँ एक ही बात कहती थी, बेटा तुम जितनी मेहनत से, जितनी तुम पढ़ सकते हो, ईमानदारी से पढ़ सकते हो, पढ़ लिख कर ही तुम कुछ हासिल कर सकते हो। आज तुम्हारे पिताजी जो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से हैं। पढ़ाई की बात इस बेटे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और उसी दिन इसके पिताजी का फोन भी आया था आसनसोल से। वो कहते हैं कि साधना तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं अपना इस बच्चे को कुछ किताबें दिलवाने के लिए बाजार जा रही हूँ और फिर आकर बात करूंगी। उसी दिन यानी कि 3 जून को फिर उसका नंबर बंद हो जाता है और बंद होने के बाद ये बार बार कोशिश करते हैं बातचीत करने की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। और पिछले दिन लगभग 50 कॉल किए थे। अब 4 जून का समय आता है। 4 जून को एक बार फिर ये महिला अपने घर से बिजली का बिल जमा करने के लिए जाती है, लेकिन पहले दिन यानी कि 3 जून को बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया था। जब घर से निकल रही है तो अपने बेटे से कहती है, बेटा थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। अक्सर उस लड़के के हाथ में मोबाइल रहता था और मोबाइल में वो पबजी खेलता था और कई तरह के गेम थे, वो गेम खेला करता था। माँ सुबह को 8 बजे निकली बिजली का बिल जमा करने के लिए जन सेवा केंद्र या किसी भी अन्य साधन के माध्यम से, लेकिन जब वो करीब 1 या 2 घंटे के बाद वापस लौटकर घर आती है, तब भी बेटा मोबाइल ही चला रहा था। उसके बाद घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था ऊपर वाली मंजिल पर। तो बिजली का जो मैकेनिक है, तो मैकेनिक कहता है कि मैडम कुछ सामान की जरूरत है, ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सामान को आप लेते आइएगा। जैसे ही ये महिला अपने घर से निकल रही है बिजली का सामान लाने के लिए, तो बेटा मोबाइल ही चला रहा था और मोबाइल चलाते चलाते उसको समझाती है कि तू इस मोबाइल को बंद कर दे, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दे। अभी 1 दिन पहले ही तो तुझको किताबें दिलवाई थी, फिर भी तू इस किताबों पे ध्यान नहीं दे रहा है।
माँ ये कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है और करीब 2 या 3 घंटे के बाद वापस लौट कर आती है तो बेटा उसी सोफे पर बैठा हुआ है और मोबाइल चला रहा था। ये बात देखते हुए माँ को इस कदर गुस्सा आता है कि मैं इतनी चिलचिलाती धूप में बाहर जा रही हूँ काम से, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, और ये है कि जो कुछ घर के काम में हाथ बटा सकता था हाथ तो बटाने से गया और जब देखो तब मोबाइल में ही घुसा रहता है। और उसकी माँ ने एक के बाद एक उसके ऊपर कई सारे थप्पड़, कई सारे तमाचे जड़ दिए तो लड़के को गुस्सा आ जाता है। लड़का फिर भी अपने मोबाइल को नहीं छोड़ता है और करीब घंटे 2 घंटे के बाद उसकी माँ को कुछ पैसों की जरूरत थी जो कि उसके पिताजी रखे हुए थे। वो पैसे अलमारी में कहीं रखे थे, लेकिन जब उन पैसों को ढूंढती है बार बार तो पैसे मिलते नहीं है। इस बात को लेकर उस महिला यानी कि साधना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको लगता है इसके बेटे को पबजी खेलने की जो आदत है और शायद इसी ने 10,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। अपने बेटे से पूछती है जो 10,000 रुपये रखे थे सेफ अलमारी के अंदर वो कहाँ है, वो जल्दी से दे दो। वो लड़का कहता है मेरे पास नहीं है और इसी बात को लेकर फिर एक बार वो अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ नहीं खूब सारे थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारते मारते चुपचाप एक जड़ की तरह खड़ा रहता है, कोई भी आवाज नहीं निकालता। वो पीटता रहता है। वो बार बार कहती है इस तरह से घूरो मत, आंखें नीचे करो। बहुत सारी इनमें बहस होती है। तब बेटी आती है और अपनी माँ को समझाती है कि माँ आप शांत हो जाओ, भैया का तो रोज का ये काम है। 4 जून की रात को माँ, बेटा और बेटी ये खाना खाकर 10 बजे के आसपास बेड पर सो जाते हैं। बेड पर एक साइड में बेटा लेटा हुआ है, बीच में बेटी लेटी हुई है और साइड में माँ लेटी हुई है। जब रात को 2 बजते हैं तो अचानक ही उस बेटे की आंखें खुल जाती हैं। सीधा वो अलमारी खोलता है। अलमारी के अंदर से उसके पिता के पिस्टल रखी हुई थी, उसको निकालता है और निकालने के बाद अपने माँ के कनपट्टी पर सटाकर तुरंत गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है जोर से आवाज होती है और आवाज होने से बेटी जग जाती है, लेकिन उसकी माँ का सर पूरी तरह से खुल जाता है। खून की धार बहने लगती है और बेटी जैसे ही चीख निकालने की कोशिश करती है तभी उसका भाई उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की या किसी को बताने की कोशिश की तो एक गोली तुम्हारे नाम भी चल सकती है, इसलिए शांत रहो। अपनी बहन को जब रोता हुआ, सिसकता हुआ, बिलबिलाता हुआ देखता है तो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और यहाँ से सीधा दूसरे कमरे में ले जाता है। वहां जाकर कमरे में दोनों भाई बहन लेट जाते हैं और सो जाते हैं। भाई तो सो जाता है बहुत इत्मीनान के साथ, ऐसे कि जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, और बहन पूरी रात बेड पर बैठी बैठी रोती रहती है, सिसकियां भरती रहती है, तड़पती रहती है। अगला दिन निकलता है यानी कि 5 जून को सुबह 8 बजे ऐसा रोजमर्रा की तरह जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उठता है, अपना क्रिकेट के किट लेता है, स्कूटी उठाता है, स्कूटी उठाने के बाद सीधा मैदान में खेलने के लिए चला जाता है और दोपहर 3 बजे तक ऐसे ही खेलता रहता है। और खेलते खेलते जब वहां से वापस आता है, वापस आने के बाद माँ की लाश अभी भी घर के अंदर पड़ी हुई है और साथ ही वो अपनी एक दोस्त को फोन करता है और दोस्त को फोन करके कहता है कि आ जाओ घर पर, कुछ काम है। और घर पर उस अपने दोस्त को बुलाता है। दोनों पार्टी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मस्ती करते हैं। फिर पूरी रात अपने दोस्त को अपने पास ही सुलाता है। एक कमरे में माँ की लाश पड़ी हुई है, दूसरे कमरे में बहन को बंद कर दिया गया है और तीसरे कमरे में अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहा है। दिन निकलता है, दोस्त चला जाता है, फिर वो घर से बाहर निकलता है और 6 जून को वो इधर उधर घूमने लगता है। 6 जून को उसकी बहन रोते हुए, बिलखते हुए दोपहर में कहती है कि भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ खाने को ला दो। तब वो पड़ोस में जाता है और पड़ोस में जाकर कहता है, क्योंकि यमुनापुरम कॉलोनी में इसमें सभी मकान नहीं बने हुए हैं, कई ऐसे प्लॉट हैं जो कि खाली पड़े हैं, तो आसपास के किसी घर में जाता है और जाकर कहता है मेरी जो माँ है वो दादी के घर पे गई हुई है, थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी बहन को बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना वाना बनाना नहीं आता है। तब पड़ोसी उसको खाना देते हैं, अपनी बहन को खाना लाकर देता है। फिर एक नए दोस्त को फोन करता है और कहता है कि आओ कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ मस्ती करते हैं।
घर में लाश पड़ी हुई है, लगातार 3 घंटे गुजर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6 जून को एक नया दोस्त को फोन करता है शाम को 5 बजे के आसपास, तब ये लोग बैठकर रसोई में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बनाते बनाते इसके दोस्त ने कहा कि घर के अंदर से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, दुर्गंध सी आ रही है, स्मेल आ रही है, क्योंकि इस बॉडी को पड़े हुए काफी वक्त हो चुका था। अब ये बॉडी सड़ने लगी थी। अब वो कहता है पास में जो प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है, उस प्लॉट में जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसी की दुर्गंध आ रही है। मैंने आसपास के लोगों से कहा कि भाई इस जानवर को उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन किसी ने तरजीह नहीं दी, इसीलिए तुम अपना खाना बनाओ। फिर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। यानी कि अब 6 जून की रात भी पूरी तरह से गुजर जाती है और दिन निकलते हैं। उसने एक प्लान किया कि क्यों ना ये जो बॉडी सड़ रही है इसको ठिकाना लगाया जाए। तब वो केमिकल का इंतजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन केमिकल मिल नहीं पाता और वो लगातार प्रयास कर रहा था कि किसी भी सूरत से, किसी भी तरकीब से इस लाश को कहीं पर ठिकाना लगाया जाए। इसके लिए घर में एक रूम फ्रेशनर रखा हुआ था। उसने पूरे घर के अंदर, पूरे कमरे के अंदर पूरा उसका छिड़काव किया। बाजार से एक और नया रूम फ्रेशनर लेकर आता है और उसे छिड़काव करता है। यानी कि दुर्गंध को इस खुशबू से मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्गंध तो दुर्गंध है, वो ऐसे छोटी मोटी खुशबू से कहीं दूर नहीं जाती। और उसकी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, यानी कि अब 6 तारीख की रात गुजर जाती है। 7 तारीख को उसने काफी कोशिश की, लेकिन रात होते होते रात को 9 बजते हैं तो पता चलता है कि आसपास के लोगों को भी दिक्कत बढ़ने लगती है। तब लोग फोन करते हैं, फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर आती है और उसके भाई को यानी कि लड़के को गिरफ्तार करती है। और जब पूरे मामले को जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है मोबाइल की लत की वजह से माँ उसकी नाराज रहती थी। माँ को बहुत सारी उम्मीद थी कि बेटा मेहनत से पढ़ेगा तो आगे चलकर कुछ बन जाएगा, लेकिन उसने अपना ध्यान किताबों में लगाने के बजाय अपना ध्यान मोबाइल की तरफ लगा दिया और मोबाइल ने पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया। आपको बताते चलूं कि पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा था हमारे देश के अंदर, तब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई थी और बच्चों को मोबाइल दे दिए गए थे। तभी से बच्चों ने पढ़ाई से ध्यान हटाकर मोबाइल के तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिए। बड़ी संख्या में बच्चे इस तरह से फेसबुक, यूट्यूब, सोशल साइट और अन्य जो सोशल साइट हैं उसके ऊपर बिजी रहने लगे और कई तरह के ऐसे शॉर्ट रील्स बनाए जाते हैं, उसमें रील बनाने में लगे। कुल मिला के पढ़ाई से ध्यान बच्चों का पूरी तरह से भंग हो चुका है। इसी बात को लेकर माँ बाप और बच्चों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस लड़के ने अपने माँ का कत्ल किया है, माँ को गोली मारकर मौत का घाट उतार दिया, इस तरह के मामले आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। इसी बीच में जो उसका पति है नवीन सिंह, दौड़ता हुआ हाफता हुआ पश्चिमी बंगाल से लखनऊ पहुंचता है तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वो कह रहा था कि मुझे शक था मेरे बेटे ने ही मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया है। जब उससे थाने में वो मिलने के लिए जाता है तो एक ही बात कहता है, वही बात जो शाहरुख खान के बेटे ने क्रूज वाले मामले में यानी कि ड्रग्स वाले मामले में कही थी कि आपने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल माँ घर के ध्यान रखती है तो बाप ऑफिस का ध्यान रखते हैं, या दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं वो इतना परेशान रहते हैं, कितने तरह का चिक होता है जिसके वजह से बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए बच्चों को लगता है कि हमारी माँ बाप हमसे प्यार ही नहीं करते, जबकि उनकी गलत बात है। माँ बाप आपके लिए ही तो दिन रात तपस्या करते हैं, इतने पैसों का इंतजाम करते हैं कि आप अच्छी स्कूल में पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। इस कहानी से हुआ कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। महिला की जान चली जाती है, साधना हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है और ये लड़का शायद इसकी जिंदगी जेल में कटेगी। और बहन जिसके सामने उसके माँ की हत्या की गई थी, शायद अपनी माँ की हत्या की दृश्य अपने सामने से कभी ओझल कर पाएगी, भुला पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।